वेलकम व्यूवर्स। मई 31, 1985। तब टाइम करेक्टली 3:30 बज रहा था। 17 साल की शहरी अपने स्कूल से कार में वापस घर आ रही थी। अपने घर से 200 मीटर की दूरी में उनका लेटर बॉक्स था। उस टाइम ना कोई लैंडलाइन या कोई ईमेल था, सब कुछ लेटर फॉर्म में ही आता था। सो सबके घर के सामने लेटर बॉक्स होता था। शहरी के घर से 200 मीटर की दूरी में उनका लेटर बॉक्स था। अपने कार को लेटर बॉक्स के सामने खड़ी करती हैं और जाके देखती हैं कि कोई लेटर आया है कि नहीं। इसे शहरी के पापा अपने घर से देखते हैं। 10 मिनट हो जाता है लेकिन अभी तक शहरी घर नहीं आई थी। कुछ तो गलत हुआ है, ऐसा सोच के शहरी के पापा अपने गाड़ी से उस लेटर बॉक्स तक जाते हैं और देखते हैं कि शहरी के कार के दरवाजा खुला हुआ था और गाड़ी भी चालू थी। शहरी की पर्स भी कार सीट में ही था। ऑल्सो शहरी के पैरों के निशान मेल बॉक्स तक गई थी लेकिन वो निशान वापस कार तक नहीं आए। घर से 200 मीटर में गायब हुई शहरी को क्या हुआ, फॉरेंसिक टीम उनको कैसे ढूंढी, यही हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। शहरी गायब हो गई करके उनके पेरेंट्स पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। पुलिस भी तुरंत इन्वेस्टिगेशन के लिए क्राइम सीन में आती है और ये देखते हैं कि मेल बॉक्स से लेटर्स नीचे गिरे हुए हैं। वो ये सोचते हैं कि शहरी वापस अपने कार में आते वक्त किसी ने किडनैप कर लिया होगा और इसीलिए किडनैप किया होगा क्योंकि शहरी की फैमिली ही वहाँ के कम्युनिटी में सबसे वेल्दी फैमिली थी और किडनैपर्स का मोटिव भी यही होगा कि शहरी को किडनैप करके उनके फैमिली से पैसे मांगा जाए। ऐसा करके पुलिस सोचने लगती है। पुलिस ने जो सोचा था वो एकदम सही निकला। शहरी के किडनैप होके 2 दिन बाद उनके पेरेंट्स को एक फोन कॉल आती है। अपने वॉइस को चेंज करके एक आदमी बात कर रहा था और ये बोलता है कि मैंने ही शहरी को किडनैप करके रखा हुआ है और ये कोई मजाक नहीं है। और प्रूफ के लिए ये बोलता है कि शहरी ने उस दिन इस कलर का अंडरवियर पहना हुआ था। ऐसा करके वो फोन कॉल में बताता है और ये भी बोलता है कि शहरी यहाँ मेरे साथ ही है, हम दोनों मिलकर टीवी देख रहे हैं, शहरी बहुत ही कम खा रही है और पानी ज्यादा पी रही है। ऐसा करके बताता है। वो अनजान आदमी किसी भी तरह का डिमांड नहीं रखता, बस लास्ट में ये कहता है कि कल आपको एक लेटर आएगा, उसको पढ़ लीजिए। ऐसा करके वो फोन कॉल को कट कर देता है। पुलिस ये देख के ये बोलते हैं कि पक्का ये किडनैपर पहले से ही सब कुछ प्लान किया हुआ था। ऑल्सो कल आने वाला लेटर से ही उसको ढूंढ पाएंगे करके उसके लिए सब रेडी हो रहे थे। सारे इन्वेस्टिगेटर्स हाथ में हैंड ग्लव्स पहन के अगले दिन शहरी के घर के आसपास लेटर को ढूंढते हैं और उसी तरह उनको एक लेटर मिलता है। उस लेटर में लास्ट विल स्टेटमेंट लिखा था, इसका मतलब किसी की आखिरी इच्छा। जब हैंड राइटिंग चेक किया गया तो पता चला कि वो शहरी की ही हैंड राइटिंग है। वो लेटर 2 पेज का था। उसमें शहरी ने ये लिखा था कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत प्यार करती हैं, मेरा लाइफ अब ख़त्म हो गया है, इसलिए अब मेरे बारे में आप चिंता मत करिए, एटलीस्ट आप लोग खुशी से रहिए। ऐसा करके उस लेटर में लिखा हुआ था। तुरंत उस लेटर को फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। कोई क्लू मिलता है कि नहीं करके अच्छे से चेक करते हैं। लेटर मिलने के बाद फिर से वो आदमी कॉल करता है और बोलता है कि अब आप लोग को विश्वास हुआ कि शहरी मेरे पास ही है। तुरंत शहरी की मम्मी ये बोलती हैं, नहीं, मुझे शहरी से बात करना है, मुझे पता करना है कि शहरी ठीक है या नहीं। लेकिन वो आदमी ये बोलता है कि 2-3 दिन में पता चल जाएगा और पुलिस से कहिए कि अपना सर्च स्टॉप कर दे। ऐसा बोल के वो आदमी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। 1985 में किसी कॉल को ट्रेस करना आसान नहीं था। अगर किसी को ट्रेस करना है तो उनसे कम से कम 15 मिनट तक लगातार बात करना होगा। ये आदमी उतना देर तक बात नहीं करता है, थोड़ी देर बात करके वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता था। 4:58 a.m. No, I'm sorry, hold on a minute. 3:10 a.m. Saturday, the 1st of June. She handwrote what you received. 4:58 a.m. Saturday, the 1st of June. Okay, Saturday, the 1st of June, 4:58 a.m. Became one soul. Became one soul. What does that mean? No questions now. Please, to Sheriff Metz, search no more. Blessings are near. Do not kill my daughter, please. I mean, We please. love and miss y'all. Get good rest tonight. Goodbye. उसके बाद वो आदमी 5 दिन बाद कॉल करता है और इस बार वो शहरी के 21 साल की दीदी से बात करता है। सुबह 4:50 बोल के, नहीं सॉरी, 1 जून 3:10
सैटरडे को मैंने वो लेटर आपको भेजा था और 4:50 को मैं और शैरी एक हो गए करके बोला। पास बैठी शैरी की मम्मी, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज मेरी बेटी को कुछ मत करना, ऐसा करके रोते रोते बोलते हैं। शैरी आप सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही है, ऐसा बोल के वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। अगले दिन सुबह वो आदमी कॉल करके एक बहुत बड़ा एड्रेस बोलने लगता है और आखिरी में एक बहुत बड़े व्हाइट बिल्डिंग के पीछे शैरी आपके लिए वेट कर रही होगी करके वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। तुरंत पुलिस उस जगह पे जाती है और वहाँ उस व्हाइट बिल्डिंग के पीछे जाके देखते हैं, वहाँ पे शैरी की लाश थी। अब शैरी के बॉडी को ऑटोप्सी के लिए लेके जाते हैं और रिपोर्ट में ये आया था कि शैरी को मरे बहुत दिन हो गया है। तब इन्वेस्टिगेटर्स ये सोचते हैं कि जब वो आदमी कॉल करके नहीं सॉरी 1 जून 3:10 सैटरडे बोला था ना, उसी टाइम में शैरी की मौत हुई होगी। इसका मतलब शैरी के किडनैप होके सिर्फ 12 घंटे ही जिंदा थी। इन्वेस्टिगेटर्स ये सोचते हैं कि किलर जानबूझ के शैरी के बॉडी को अपने पास रखा ताकि सारे इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस मिट जाए। ऑल्सो अपना वॉइस को चेंज करने के लिए वो किसी तरीके का डिवाइस यूज किया था और उसको पक्का इलेक्ट्रॉनिकल टेक्निकल नॉलेज होगा करके FBI एक प्रोफाइल क्रिएट करती है। शैरी के फ्यूनरल के वक्त वो फिर से कॉल करता है और बोलता है कि आपको शैरी के बॉडी मिला, क्या आपने कलेक्ट कर लिया। पेरेंट्स भी बहुत मुश्किल से बात करते हैं क्योंकि तभी उसको ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो फिर से कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। 1 हफ्ते बाद वो फिर से कॉल करता है और इस बार वो शैरी के बारे में नहीं बल्कि 10 साल की डेबरा के बारे में बात करने लगता है। यस, शैरी के किडनैप होके 1 हफ्ते बाद डेबरा भी किडनैप हो गई थी। अपने घर से 20 मीटर की दूरी में ही वो किडनैप हो गई थी। शैरी की तरह ही डेबरा के ब्लू आइज और ब्लॉन्ड हेयर थे, लेकिन डिफरेंस ये है कि डेबरा एक छोटी बच्ची थी। शैरी के लिए जो एड्रेस बताया था वैसे ही एक और एड्रेस बोलता है, वहाँ पे जाके देखिए डेबरा वहाँ पे आपके लिए वेट कर रही होगी करके वो फ़ोन कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। वहाँ पे जाके पुलिस देखती है, डेबरा की भी लाश वहीं पर थी। पुलिस को पता चल गया था कि जिसको वो ढूंढ रहे हैं वो एक सीरियल किलर है। उनके पास सिर्फ एक ही एविडेंस थी और वो था शैरी के लेटर, और वो लेटर एक रूल्ड पेपर में लिखा गया था। अब फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर मिकी डॉसन ये सोचते हैं कि इस पेपर को यूज करने से पहले दूसरे पेपर में लिखा हुआ प्रिंट इस पेपर में होगा और इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक डिडक्शन में पता कर सकते हैं। ऐसा सोच के उस पेपर को टेस्ट करते हैं और ये पता चलता है कि प्रीवियस पेपर में लिखा हुआ ग्रोसरी लिस्ट इस पेपर में प्रिंट हुआ है और उस पेपर में इमरजेंसी के लिए बहुत लोगों का नंबर भी लिखा हुआ था। उन सब में एक टेलीफोन नंबर क्लियरली दिखाई देता है, उसमें पहला 3 डिजिट एरिया कोड को इंडिकेट करता है 205, वो अलाबामा स्टेट का था, और अगला 3 नंबर सिटी को इंडिकेट करता है 837, वो हंट्सविल का था। अगला 4 नंबर था, उसमें 3 नंबर क्लियरली दिख रहा था लेकिन 1 नंबर क्लियरली नहीं दिख रहा था। इसलिए 0 से 9 तक के नंबर्स को डायल करके देखते हैं। उसमें एक फ़ोन नंबर में कॉल करके पूछते हैं कि क्या आपको साउथ कैरोलिना में कोई रिलेटिव्स हैं। तब वो आदमी बोलता है कि हाँ, मेरे मम्मी पापा वहीं रहते हैं। जैसा उन्होंने बोला था, उनके पापा थे 50 साल के एलिस। शैरी के घर से ठीक 24 किलोमीटर में ही उनका घर था। उनके घर के टेलीफोन के कॉल रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं और ये पता करते हैं कि इसी घर से शैरी के पेरेंट्स को कॉल किया गया था। 50 साल के एलिस एक इलेक्ट्रिशियन थे। पुलिस इनसे पूछताछ करती है और एलिस खुद ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कैसे उनके बेटे का फ़ोन नंबर शैरी के लेटर में था। और एलिस ये कहते हैं कि शैरी के किडनैप हुए दिन वो इस शहर में नहीं थे। मैं और मेरी वाइफ एक वेकेशन पे गए थे करके पुलिस ऑफिसर को बताते हैं। पुलिस भी क्रॉस चेक करके देखती है और ये पता चलता है कि एलिस जो भी कह रहे थे वो सब सच था। अब पुलिस उस किलर के वॉइस रिकॉर्डिंग्स को एलिस को सुनाते हैं। रिकॉर्डिंग सुनते ही एलिस पता कर लेते हैं कि वो आदमी कौन है करके। एक्चुअली वो अनजान आदमी उनके घर के वायरिंग को ठीक करने वाला लैरी जीन बेल था। एक्चुअली एलिस वेकेशन जाने से पहले अपने बेटे का नंबर लैरी को लिख के देते हैं ताकि कोई इमरजेंसी हो तो तुरंत कॉल करे। अब 6 हफ्ते तक लैरी उन्हीं के घर में रह रहा था। एलिस जिस पेज में नंबर लिख के दिए थे उस पेज को और शैरी के लेटर को मैच करके देखते हैं, दोनों 100% मैच कर रहा था। और तो और एलिस ने ये भी कहा वेकेशन खत्म होने के बाद हमें एयरपोर्ट से पिकअप करने लैरी ही आया था और रास्ते में शैरी की डेथ के बारे में ही बात कर रहा था। अब FBI ने जो प्रोफाइल क्रिएट किया था वो प्रोफाइल लैरी के साथ मैच कर रहा था। एलिस के घर पे शैरी के बाल मिलते हैं, उसको माइक्रोस्कोप में रख के चेक करते हैं, वो भी 100% मैच हो जाती है। लैरी जीन बेल को तुरंत अरेस्ट किया जाता है। 1986 जनवरी में कोर्ट में पेश किया जाता है। शैरी और डेबरा के मर्डर के लिए उसे डेथ पेनल्टी दिया गया, वो भी इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा। 10 साल के बाद साउथ कैरोलिना में इलेक्ट्रिक चेयर में मरने वाला आखिरी आदमी यही था। इस केस में इंपॉर्टेंट एविडेंस सिर्फ वो लेटर था। मिकी डॉसन ने अगर वो प्रिंट नहीं ढूंढा होता तो लैरी और भी मर्डर कर सकता था। सो गाइस, आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके बेस्ट कमेंट्स अगले वीडियो में दिखाया जाएगा।
मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।